ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप। लोगों के सवाल ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया और कई सारे टैक्स पेयर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि जो लोग एडवांस टैक्स जमा कर रहे थे उनके लिए विभाग ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ इसमें तकनीकी खामियां आ रही हैं। वो क्या है तकनीकी खामियां और रुक कर क्या करें करदाता? गौरी समझें। गौरी, क्या है मामला पूरा? देखिए, सारे टैक्स पेयर्स, मोस्टली टैक्स पेयर्स को एक इनकम टैक्स के द्वारा एक मैसेज आया, एसएमएस आया। और जैसे ही वो मैसेज आया, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है तो लोग डर जाते हैं। सारे लोग डर गए कि ये क्या है और उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हर एक को नहीं समझ आता कि उसमें क्या लिखा है। उसमें बस ये लिखा था कि आपका स्पेसिफाइड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्टिंग हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना एडवांस टैक्स जमा कर दीजिए 15 तारीख तक, जो कि 15 मार्च की लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जानी होती है। हालांकि आपकी अगर ये 15 मार्च की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी नहीं गई है तो आप 31 मार्च से पहले पहले इसको करा दीजिएगा। तो जब लोगों ने अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉग इन किया और वो ट्रांजैक्शंस को देखा तो कुछ लोगों को दिखा कि उसमें कुछ गलत रिपोर्टिंग हुई है, यानी कि जो अमाउंट की ट्रांजैक्शन उन्होंने की ही नहीं है वो अमाउंट उसमें दिखा रहा है, यूजुअल केसेस में ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है। तो डेफिनेटली वो डर गए। तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको रेक्टिफाई करा रहा है। और अगर आपका एडवांस टैक्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपने जो है अपने एक्चुअल बेसिस पे करना है। आप भूल जाइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या रिपोर्टिंग हुई है। जो एक्चुअल आपकी इनकम है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, उसी पे आपको कराना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या इंफॉर्मेशन आपकी गई है, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो आप फीडबैक डालिए, उसको रेक्टिफाई करा लीजिए। वैसे तो 99% आई थिंक विद इन फ्यू डेज ये रेक्टिफिकेशन हो जानी चाहिए। बट आपको किसी भी केस में एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स नहीं देना क्योंकि रिपोर्टिंग गलत हुई है। अब चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां से अमरनाथ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी। सर कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? सर ठीक है सर। बताएं क्या मदद करें हम? आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है सर, और जी, लगभग thank you so डेली much। देखता हूँ मैं जब जी, भी बहुत आता बहुत है। धन्यवाद। हाँ सर, मेरी क्वारी ये है जो मान लीजिए किसी लेडीज की आय जो है इक्विटी से और F&O वगैरह से जो 2.5 लाख है जो, तो क्या उनको टैक्स ITR भरना पड़ेगा? और ITR भरना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? गौरी, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी की जो लॉ कहता है अगर किसी की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो उनको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर उनकी इक्विटी से और F&O से जो टोटल इनकम आ रही है वो 2.5 लाख से नीचे है तो उनको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी रिटर्न भरनी कंपलसरी हो जाती है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है या बिजली का बिल, फॉरेन ट्रैवल, ये सारी चीज़ें मैं अगर मान के चलूँ कि ये सब भी नहीं है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन क्योंकि आप स्टॉक्स बेच रहे हैं, आप F&O में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और F&O की ट्रांजैक्शन कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि कितनी हो जाती है और इसका टर्नओवर और प्रॉफिट की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है। पहले तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से रिटर्न भरिएगा। और अगर आपकी रिपोर्टिंग हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो मुझे लगता है कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम भी है तो भी आप रिटर्न भर ही देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ताकि आपको आगे चल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के, वो भी मिलेंगे और एक टेंशन नहीं रहेगी कि हमने रिटर्न नहीं भरी है। हालांकि लॉ में कंपलसरी नहीं है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे अगर आपकी इनकम है तो रिटर्न भरने की, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप भर दीजिए। और आपने फॉर्म पूछा तो आप, क्योंकि F&O की ट्रेडिंग है उनकी, तो उनको ITR 3 जो बिजनेस इनकम का फॉर्म होता है वो भरना होगा। चलिए ITR 3 भरिएगा, अगर भरना चाहते हैं तो भरना बेहतर रहेगा। चलते हैं समस्तीपुर बिहार, जहां से जितेंद्र कुमार सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बताएं क्या सवाल है? जी नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। जी धन्यवाद। जी मेरा प्रश्न है, हाँ, बैंक से लोन लेकर हाँ, उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से जो कैपिटल गेन होता है उसे बैंक इंटरेस्ट के साथ सेटअप किया जा सकता है क्या? गौरी,
ये तो बैंक से लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा रिस्की मामला है ये सोच रहे हैं ज़्यादातर लोग, ये सोचते हैं स्पेशली क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, सबके मन में ये बात आती है कि बैंक से लोन लेके मार्केट में लगा दें क्या। लेकिन पहले तो मैं थोड़ा सा टैक्सेशन से हट के बता दूं कि फाइनेंस में, पर्सनल फाइनेंस में हमेशा ये कहा जाता है कि लोन लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। तो पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि आप ऐसा काम ना करें। दूसरी बात, मैं टैक्सेशन से रिलेटेड जो आपने सवाल पूछा मैं वो बता देती हूँ। तो आपने अगर कोई लोन लिया है और उसको स्टॉक मार्केट में लगाया है तो दोनों अलग ट्रांजैक्शंस हैं। जो आपने पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया है उससे जो आपको बेनिफिट होगा वो कैपिटल गेन के तौर पे ट्रीट होगा। अब ये जो कैपिटल गेन है इसमें से आप ये इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने यही पैसा किसी बिजनेस इनकम के लिए लिया होता या आपने बिजनेस इनकम जैसे एफएनओ या कुछ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसको बिजनेस इनकम माना जाता है उसके लिए भी लिया होगा तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैपिटल गेन का सेक्शन बिल्कुल अलग है, वो फ्लैट रेट पे है, उसमें ऐसी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। चलिए, कोई डिडक्शन इस पे नहीं मिलेगा। और जैसा कि गौरी ने कहा कि कोशिश करिए कि लोन लेकर के शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे चीज़ों में ना निवेश किया जाए। चलते हैं सीधे उडुपी कर्नाटक, जहां से स्टेनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टेनी, बताएं क्या सवाल आपके पास? एक्चुअली मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, हाँ। और उसका अगेंस्ट मैं ओवरड्राफ्ट ले लूं, हाँ। और उसमें इंटरेस्ट चार्ज होएगा, वो मैं डिडक्शन ले सकता हूँ क्या? गौरी? ठीक है, देखिए बिल्कुल सिमिलर सा सवाल है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो ओवरड्राफ्ट लिया है उसका इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो डिडक्शन में तब मिलेगा जब आप कोई बिजनेस इनकम के लिए आपने लिया है। अब जैसे आपने कोई ओवरड्राफ्ट लिया है, आपकी डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी बिजनेस अकाउंट से ही होगी। तो आपने अगर बिजनेस के लिए उसको लिया है, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसका जो खर्चा है उसको बुक कर सकते हैं। जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो आप इनकम बुक करेंगे उसी के साइड में आप अपना जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप बहुत एक्सपेंसेस बुक करते होंगे, अपनी स्टाफ की सैलरी, पेट्रोल या कोई आपने और कोई सैलरी दी है या फ़ोन का खर्चा या कुछ भी आपने किया है, वैसे ही ये जो इंटरेस्ट है आप ये उसको बुक कर सकते हैं अपने बिजनेस इनकम के लिए। लेकिन पर्सनल इनकम के, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उस केस में आप इसको बुक नहीं कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।